तोतापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताने की कोशिश किया करते थे और हमेशा एकजुट होकर रहा करते थे। आज फिर हमारे दुकान से किसी ने सामान नहीं लिया। ये सब उन बड़े गांव की बस्ती वालों का किया धरा है। वो अपनी हरकतों से बाज आएगा भला। कोटे के राशन से भी हमें अब आधा मिलने लगा है। ये सब अपनी कूटनीति से हमें धोखा दे रहे हैं। मानिक चंद और गांव वाले गांव के अमीर मोहल्ले यानी मोटा गांव और वहाँ के सरपंच से परेशान थे। सरपंच साहब, आपके छोटे भाई ने तांगे से टक्कर मार दी। अरे यार, हमेशा की मुसीबत। और ये बाहर शोर कैसा? छोटे मोहल्ले के कुछ लोग आपसे गुस्से में बात करने के लिए आए हैं। उस लड़के के बाप को अंदर आने दो। अभी पैसा मुंह पर फेंकता हूँ, अपने आप समझ जाएगा। ठाकुर का नौकर बाहर जाकर उस लड़के के पिता को बुलाने की कोशिश करता है। तुम सब में से बच्चे का पिता कौन है? उसे अंदर बुलाया है। सिर्फ मुझे ही क्यों? अंदर मेरे साथी भी जाएंगे। अंदर अकेले चलकर देख लो ना। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेना। कई बार जिद करने से उस जख्मी बच्चे का पिता घर के अंदर चला जाता है और तब सरपंच उससे कहता है, तुम्हें शोर करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो कुछ पैसे और अपने बच्चे का इलाज करवा लो। इन पैसों से आप हम छोटे मोहल्ले वाले यानी गरीबों को खरीद नहीं सकते। जो गलती मेरे भाई ने की उसके लिए तुम अब और क्या चाहते हो? पैसे दे दिए ना तुम्हें। हम इस बड़े गांव के लोगों से अपना शोषण बंद करवाना चाहते हैं। सालों से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बस इतनी सी बात। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा अब कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर मैं ये पैसे लेकर चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन ऐसे ही मोटे गांव के अमीर लोग हमेशा छोटे गांव के लोगों को तंग किया करते थे। जो यहाँ पर छोटे मोहल्ले से आया है उसे जमीन पर बिठाकर खाना खिलाना। हम जैसों के साथ पनघट में नहीं, वरना तुम्हारी शादी रोक दूंगा। सरपंच जी, मैंने अपनी बेटी की शादी आप ही की तरह बड़े घराने में की है। मैं ऐसी गलती भला क्यों करूँगा? सरपंच के आदेश से सारे छोटे मोहल्ले के लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा था और दूसरी तरफ बड़े मोहल्ले के लोगों को अच्छे अच्छे पकवान, खूब सारी मिठाइयाँ, आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, जिसे देखकर श्याम का छोटा सा बच्चा करण रोने लगा। पापा, पापा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। रोते नहीं बेटा, हम उतने काबिल नहीं हैं कि वो आइसक्रीम खा सके। चलो घर चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। करण आइसक्रीम की जिद छोड़ ही नहीं रहा था। उसने पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठा लिया था। ओफो, ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? अपने बच्चों को इतना कौन रुलाता है भला? अरे भाई साहब, क्या करूं? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आइसक्रीम खिला सकूं, और ये है कि जिद करके बैठा हुआ है। तुम इसे दूध से बनी कुल्फी खिला दो ना। कुल्फी भी तो आइसक्रीम ही होती है। वो कैसे बनाई जाती है? और तुम हो कौन? मैं तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम लल्लन है। मैं इस गांव में बचपन में रहता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो शहर के एक होटल में रसोइये का काम यानी कि बावर्ची का काम करने लगा। अरे वाह, बावर्ची का काम? तो तुम्हें ये कुल्फी बनाने आती है क्या? बिल्कुल आती है। मैं बर्फ पर कुल्फी तो क्या, अच्छे से अच्छे आइसक्रीम भी बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें अच्छी खासी बर्फ चाहिए होगी। कुल्फी तभी बन पाएगी। दोनों बर्फ न होने की वजह से परेशान हो जाते हैं और करण अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ता और वहाँ से रोते हुए अकेले ही बड़े मोहल्ले की ओर बढ़ा चला जाता है। श्याम और लल्लन करण को न पाकर हैरान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए बड़े मोहल्ले की तरफ निकल जाते हैं। पता नहीं करण कहाँ चला गया। अगर वो खो गया तो हमारी परेशानी दिक्कतों में बदल जाएगी। अरे वो देखो, वो रहा करण, उस जंगल के किनारे बांस के पेड़ के पास। दोनों करण को लेने के लिए उस बांस के पेड़ के पास जाते हैं। तभी करण उस बांस के पेड़ से बांस का एक फूल तोड़ता है और जैसे ही फूल टूटा, उस बांस के पेड़ से एक बूढ़ा प्रकट होता है और कहता है, तुम्हारे बेटे में कई सारी पवित्र खूबी है। तुम्हारे बेटे ने मुझे इस श्राप से आजाद किया है।
आप कौन हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। और कैसा श्राप? मैं कई साल पहले यहाँ शिकार करने आया था और गलती से एक जीव पर मैंने तीर चला दिया। तब से मेरी आत्मा इसी बांस के फूल पर कैद थी। मेरा तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद है कि इस बांस के पेड़ से तुम्हारा बेटा अपने मन की सारी चीजें कर सकता है। बांस को छूते ही उसके अंदर बर्फ जम जाएगी। तथास्तु। इतना कहकर वो बूढ़ा अदृश्य हो गया। तब लल्लन ने कहा, तुम्हारे बेटे को मिला ये आशीर्वाद हमारे बहुत काम आएगा। शहर में रहकर मैंने कुल्फी और आइसक्रीम बनानी सीखी है, और गोला भी। इस भारी गर्मी में हम इसका व्यापार करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। श्याम बांस तोड़कर करण के हाथ से छू देता है। पूरा बांस जम जाया करता। लल्लन उसमें दूध और मलाई डालकर आइसक्रीम बना दिया करता और उन्होंने एक बांस की कुल्फी और गोले का ठेला खोल दिया। अरे आओ आओ, बांस की कुल्फी और गोला खाओ। आओ आओ। ये कितने का दिया? दिखने में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आपके पास अगर थोड़े से अनाज भी हैं, तो आप उन्हें दे देना और गोला या कुल्फी ले जाना। अगर ऐसा है तो मैं आपको 2 पतीले चावल दूंगी और आप मुझे मेरे परिवार के लिए ये सुंदर बांस की कुल्फी दे देना। जी बिल्कुल। वो औरत अपने घर से 2 पतीले चावल लेकर श्याम को दे देती है। श्याम उसे बांस की कुल्फी देता है, जो उसका परिवार बड़े ही मजे से खुश होकर खाता है। लल्लन की बनाई हुई बांस की कुल्फी बेहद प्रसिद्ध हो जाती है। गांव के लोग श्याम और लल्लन की खूब इज्जत और तारीफें करने लगते हैं। ये बात सरपंच और उसके छोटे भाई को पता चलती है। तुमने सुना कि नहीं छोटे, बड़े मोहल्ले के लोग भी अब उस 2 कौड़ी के भिखारी की बनाई हुई बांस की आइसक्रीम खा रहे हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए बड़े भैया, मैं उसे देख लूंगा। सरपंच का छोटा भाई उस बांस के ठेले पर चला गया और उसे हड़पने की कोशिश करने लगा। तुम ये ठेला मुझे दे दो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बनेगी कुल्फी। लेकिन मालिक, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे तो हम बड़े मोहल्ले में कुल्फी और गोला बेचना बंद कर देंगे। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मैं। गुस्से से इतना कहते ही सरपंच का छोटा भाई ठेले पर रखे बांस को चुराने लगता है और जैसे ही वो उस बांस को छूता है, बांस से आग की चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे वो बेहद डर जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये आग की चिंगारियां कैसी? बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से, भागो। वो उस बांस को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और सारा बांस चमकने लगता है, जिसे देखकर श्याम कहता है, ये हो ना हो उसी बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। चलो, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। अब हम अपनी बनाई हुई बांस की कुल्फी और गोले को आराम से बेच सकते हैं। दोनों ही अपना जीवन अच्छे से सुखी सुखी बिताने लगे।